हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम अंडरस्टैंडिंग इंडिया का आगे का पार्ट करने वाले स्टूडेंट जो कि बच गया था। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं स्टूडेंट सिलेबस में कौन कौन सा बच गया था। यूनिट 1 कंप्लीट हो गया था स्टूडेंट्स, यूनिट 2 कंप्लीट हो गया था। दूसरा पॉइंट बचा हुआ था स्टूडेंट्स। ठीक है, तक्षशिला, नालंदा, विश्व भारती, BHU, AMU, IIT, IIM, IISc और एम्स। ठीक है, तो इनके बारे में क्लियर होगा स्टूडेंट्स इस वीडियो में, और ये यूनिट 3 पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, और जो बचेगा स्टूडेंट्स यूनिट 4, 5, 6, 7, 8, तो इनके लिए एक दूसरा वीडियो आएगा स्टूडेंट्स, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। उससे पहले अगर चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सेमेस्टर में बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, UG PG के सारे सेमेस्टर्स के यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह और कुछ क्लासेज भी होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम चलते हैं स्टूडेंट्स इसके PDF में। वीडियो को लास्ट तक देखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ताकि आप अच्छा से क्लियर कर पाएँ। और स्टूडेंट्स हम थोड़ा बढ़िया से समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ। तो इसमें स्टूडेंट्स जो आपका रह गया था पार्ट यूनिट 2 का जो रह गया था, चैप्टर 2 था स्टूडेंट्स ये कुछ साहित्य, मतलब कि जो शिक्षा केंद्र हैं उनसे रिलेटेड था। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि देखिए ये तक्षशिला हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो तक्षशिला के बारे में जानते हैं क्या कुछ है। सो तक्षशिला, पाली तक्षशिला, प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो ये जो है स्टूडेंट्स ये पाकिस्तान तरफ है। ठीक है, हम लोग के भारत के जो पाकिस्तान वाला उधर हिस्सा है, उधर वाला भाग उत्तरी पश्चिमी, तो उस टाइम उधर है जो है स्टूडेंट, उधर है गांधार वाला। ठीक है, गांधार देश की राजधानी। तो यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है। यह हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए महत्व का केंद्र था। ठीक है, ये था स्टूडेंट्स, अभी का पता नहीं लेकिन पहले था ये। ठीक है, तो हिंदू और बौद्धों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे, यानी कि चाणक्य जो थे यहाँ का प्रोफेसर थे, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, 405 ईस्वी में फाहियान यहाँ आया था। फाहियान जो है स्टूडेंट्स यात्रावृत्त है स्टूडेंट्स, ये घूम घूम कर लिखता है। ठीक है, तो इतिहास लिखता है घूम घूम के, तो वो वहाँ गया था। ऐतिहासिक रूप से 3 महान मार्गों के संगम पर स्थित था। उत्तर पथ था स्टूडेंट्स वर्तमान ग्रैंड ट्रंक रोड जो गांधार को मगध से जोड़ता था। उत्तर पश्चिमी मार्ग जो कापिस और पुष्कलावती आदि से होकर जाता था। सिंधु नदी मार्ग श्रीनगर, मानसेरा, हरिपुर घाटी से होते हुए उत्तर में रेशम मार्ग और दक्षिण में हिंद महासागर तक जाता था। ये 3 मार्गों के बीच में यह स्थित था। तो ये है स्टूडेंट्स, फिर आगे देखते हैं। वर्तमान समय तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील तथा महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी से लगभग 32 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड इसके बहुत पास से होकर जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसको कहते हैं, कौन सा रोड है, जो कि डायरेक्ट मगध तरफ आता है। ठीक है, बिहार तरफ पाकिस्तान से। ठीक है, यह स्थल 1980 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है। ये आपको पढ़ लेना सुन। ठीक है, थोड़ा हम आज स्पीड में चलेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ समझाने का ज़रूरत पड़ेगा हम समझाएंगे। यहाँ इसकी खुदाई के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, कि तक्षशिला की खुदाई के बारे में कब हुआ, किसने किया। ठीक है, 1912 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में शुरू हुआ, और अब उसके कई स्थानों पर छितरे हुए अवशेष खोद निकाले गए। तो ये आपका तक्षशिला कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके बारे में और भी कुछ अगर जानकारी लेना होगा तो और भी आप ले सकते हैं इंटरनेट से, ऐसा नहीं है। ठीक है, ज्ञान अथाह समुद्र होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस किसी के बारे में सारा कुछ बताया नहीं जा सकता। तो ये गागर में सागर का काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं और मेन चीज़ बता रहे हैं। तो ये जितना बता रहे हैं वो सारा समझ लेना है, लिख लेना है। ठीक है, अब नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में नालंदा जिले के राजगीर में स्थित एक सार्वजनिक केंद्रीय या संघ विश्वविद्यालय। इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान INI और उत्कृष्टता के रूप में नामित किया गया है। 18 सदस्य देशों द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। ठीक है, विश्वविद्यालय की स्थापना के निर्णय का दूसरे और चौथे पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में समर्थन किया गया था। भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो
इस विश्वविद्यालय के कुल अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी में। नालंदा विशेष रूप से एक स्नातक विद्यालय है जो वर्तमान में मास्टर पाठ्यक्रम और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कार्यक्रम प्रदान करता है, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स। नालंदा विश्वविद्यालय में वर्तमान में 5 कार्यात्मक स्कूल हैं: ऐतिहासिक अध्ययन स्कूल, पारिस्थितिक और पर्यावरण अध्ययन स्कूल, बौद्ध अध्ययन स्कूल, दर्शन शास्त्र, तुलनात्मक धर्म और भाषा साहित्य मानविकी स्कूल और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ है। ये आपका नालंदा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। फिर है विश्व भारती। विश्व भारती के बारे में जानते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 ईस्वी में रविंद्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में की। यह भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। अनेक स्नातक और स्नातक प्रस्नातक संस्थान इससे संबंध है, ठीक है। तो ये कहाँ स्टूडेंट्स पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आ भी सकता है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, सारा से आ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर पूछेगा कि कहाँ है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ है ये ज़्यादा लिखना, और कब स्थापना हुआ, ये सब दोनों, और किसने स्थापना किया, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो ये सबको याद रखना है सारा का। शांति निकेतन के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी में कलकत्ता 1861 ईस्वी में कलकत्ता में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1863 ईस्वी में अपनी साधना हेतु कलकत्ते के निकट बोलपुर नामक ग्राम में एक आश्रम की स्थापना की, जिसका नाम शांति निकेतन रखा गया। जिस स्थान पर वे साधना करते थे वहाँ एक संगमरमर की शिला पर बांग्ला भाषा में अंकित है: तिनी अमार प्रणोद फनेद आराम मनेर आनंद आत्मार, ये बांग्ला भाषा में, ठीक है। तो आपको अगर पढ़ पाइए तो पढ़ लेना है, ठीक है। 1901 ईस्वी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी स्थान पर बालकों की शिक्षा हेतु एक प्रयोगात्मक विद्यालय स्थापित किया, जो प्रारंभ ब्रह्म विद्यालय, बाद में शांति निकेतन तथा 1921 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात हुआ। टैगोर बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे, ठीक है। पहले जो था उनके पिताजी, टैगोर के पिताजी वहाँ पढ़ाई करते थे, ठीक है। तो वहीं पर जो है सो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जिसका नाम विश्व भारती था, ठीक है। अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए टैगोर ने 1921 में शांति निकेतन में यत्र विश्वम भवित्यकर्णिडम, सारा विश्व एक घर है, के नए आदर्श वाक्य के साथ विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। तभी से यह संस्था एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में ख्याति प्राप्त कर रही है, ठीक है। तो ये विश्व भारती है आपका पश्चिम बंगाल में। BHU जो कि बनारस में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे प्रायः BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट क्रमांक 16 सन 1915 महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में बसंत पंचमी के पुनीत दिवस पर की गई थी। इसका जो है स्थापना वो बसंत पंचमी के पुनीत दिन पर किया गया था 1916 में। दस्तावेजों के अनुसार इस विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी हैं। इस विश्वविद्यालय के मूल में NE बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा प्राप्त है। 1939 में हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान ने इस विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपये का योगदान दिया। दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह ने विश्वविद्यालय की स्थापना में आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था दान देकर की। तो यहाँ याद क्या क्या करना है कि कब स्थापना हुआ, किसने स्थापना किया, कहाँ पर है, ठीक है। 3 चीज़ याद रखना बढ़िया से। AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक आवासीय शैक्षणिक संस्थान है। इसकी स्थापना 1920 में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी और 1921 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के तर्ज पर ब्रिटिश राज के समय बनाया गया पहला उच्च शिक्षण संस्थान था। मूलतः यह मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जिसे महान मुस्लिम समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित किया गया था। कई प्रमुख मुस्लिम नेताओं, उर्दू लेखकों और उपमहाद्वीपों के विद्वानों ने विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर रखी है। तो ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। और ठीक है, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये इधर हो गया से AMU का कंप्लीट है। इसमें कब स्थापना हुआ सो लिखना, किसने किया सो और कहाँ है। इसमें में से जो भी यहाँ कंटेंट आपको मिल पा रहा है
वो सारा आपको याद रख लेना है, ठीक है। आईआईटी के बारे में जानते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अंग्रेजी में बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत के 23 तकनीकी शिक्षा संस्थान है। ये संस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है। 2018 तक सभी 23 आईआईटी में स्नातक कार्यक्रमों के लिए सीटों की कुल संख्या 11,279 है, ठीक है। इतिहास, इसके बारे में जानते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना का इतिहास ईस्वी सन 1946 को जाता है, जब जोगेंद्र सिंह ने भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना के लिए एक समिति का गठन किया। नलिनी रंजन सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति ने भारत भर में ऐसे संस्थानों के गठन की सिफारिश की। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कलकत्ता के पास स्थित खड़गपुर में 1950 में हुई। शुरुआत में यह संस्थान हिजली कारावास में स्थित 15 सितंबर 1956 को भारत की संसद ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम को मंजूरी देते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया। इसका स्थापना का वर्ष, ठीक है, तो यहाँ पता करते। खड़गपुर जो है वहाँ किया गया 1950 में हुई शुरुआत में यह संस्थान, तो ये आपको देख लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी स्थापना कब हुआ? 1946 को ही, ठीक है। तो और किसने किया है? तो किसने किया है यहाँ देखिए, यहाँ आपको पढ़ लेना है, ठीक है, किसने किया और कहाँ है सो भी। इसी तर्ज पर अन्य संस्थानों की स्थापना मुंबई में किया गया, मद्रास में, कानपुर में, इसी तरह से नई दिल्ली में। असम में छात्र आंदोलन के चलते तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने असम में भी एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना का वचन दिया। इसके परिणामस्वरूप 1994 में गुवाहाटी में आईआईटी की स्थापना हुई। सन 2001 में रुड़की स्थित रुड़की विश्वविद्यालय को भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिया गया। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की महत्ता क्या है? तो भारतीय संस्थानों के शिक्षित अभियंताओं तथा शोधार्थियों की पहचान भारत में ही नहीं पूरे विश्व में है। यद्यपि यह पहचान मुख्यतः उन अभियंताओं से है जिन्होंने यहाँ से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इन संस्थानों की प्रसिद्धि के कारण भारत में अभियांत्रिकी की पढ़ाई करने का इच्छुक प्रत्येक विद्यार्थी इन संस्थानों में प्रवेश करने की महत्वाकांक्षा रखता है। इन संस्थानों में स्नातक स्तर की पढ़ाई में प्रवेश एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई के आधार पर होता है। यह परीक्षा बहुत ही कठिन मानी जाती है और सिर्फ इस परीक्षा की तैयारी के लिए देश भर में हजारों प्रशिक्षण संस्थाएं चलाए जा रहे हैं। इन संस्थानों की कभी आलोचना की जाती है। भारत की जनता के मेहनत की कमाई के पैसों से पढ़कर निकलने वाले पैसा कमाने के लालच से में स्वदेश छोड़कर किसी अन्य देश में चले जाते हैं, जिसके कारण इससे भारत को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। क्या दर्शन कि इससे इंजीनियर वगैरह तो बन जाते हैं लेकिन दूसरे देशों में चल जाते हैं, ठीक है, जैसे भारत को पूरा उतना ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता है। ये आपका आईआईटी क्लियर हो गया। आईआईएससी, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च शिक्षा के लिए अग्रगण्य शिक्षा संस्थान। यह बेंगलुरु में स्थित है। इस संस्थान की गणना भारत के इस तरह के उत्कृष्टतम संस्थानों में होती। संस्थान ने प्रगत संगणन, अंतरिक्ष तथा नाभिकीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया है। 2016 तक यह संस्थान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 1800 संस्थानों में से एक था, ठीक है। अब इतिहास के बारे में देखते हैं। इसके भारतीय विज्ञान संस्थान की परिकल्पना एक शोध संस्थान या शोध विश्वविद्यालय के रूप में जमशेदजी नसरवानजी टाटा द्वारा 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में की गई थी। इस परिकल्पना से लगभग 13 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात 17 मई 1909 को इस संस्थान का जन्म हुआ। इसका जो शुरुआत हुआ 27 मई 1909 ईस्वी को, ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुआ? तो 2/7 यानी 27 मई 1901 में, ठीक है। 27 मई 1901 में स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से महान उद्योगपति जमशेदजी नसरवानजी टाटा के उदार दूरदृष्टि के परिणाम स्वरूप हुई। सन 1818 में, नहीं 98 में, ठीक है, सन 1898 में संस्थान की रूपरेखा का निर्माण के लिए एक तात्कालिक समिति बनाई गई थी। नोबेल पुरस्कार विजेता सर विलियम रामसे ने इस संस्थान की स्थापना हेतु बेंगलुरु का नाम सुझाया और मॉरिस ट्रवर्स इसके पहले निदेशक बने। 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के साथ संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में अपने वर्तमान स्वरूप में सक्रिय हैं, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना हुआ, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का स्थापना हुआ, तो कब हुआ? तो इसके बारे में याद कर लेना है, कैसे हुआ, कहाँ है? तो कहाँ है स्टूडेंट्स? बेंगलुरु में है, ठीक है। तो
बंगलोर में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको इसके बारे में जितने भी यहाँ कंटेंट दिए हुए सारा याद कर लेना। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, AIAMS, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भारत के सार्वजनिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों का समूह। इस समूह में नई दिल्ली स्थित भारत का सबसे पुराना उत्कृष्ट एम्स संस्थान, इसकी आधारशिला 1953 में रखी गई और इसका सृजन 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से एक स्वायत्त संस्थान के रूप में किया गया। एम्स चौक दिल्ली के रिंग रोड पर पड़ने वाला चौराहा है, इसे अरविंद मार्ग काटता है, ठीक है। तो ये आप समझ रहे होंगे कि कहाँ है, तो ये दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली के एक सबसे पुराना उत्कृष्ट एम्स संस्थान है, ठीक है। और इसका जो पूरा फुल फॉर्म है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, ठीक है। इसकी आधारशिला जो है 1953 में पड़ी और सृजन जो है 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से हुआ, ठीक है। और ये जो एम्स चौक है दिल्ली के रिंग रोड पर पड़ने वाला चौराहा है, इसे अरविंद मार्ग काटता है। जो दिल्ली के होंगे उनको पता होगा, ठीक है, या आते जाते होंगे। तो सन 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार द्वारा वर्ष 2012 में एक एम्स भारत के रायबरेली में खोले गए। इसके बाद सन 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 अन्य एम्स संस्थान भारत के अन्य भागों में निर्माण की आधारशिला रखी, ताकि दूर दराज के लोगों को बेहतर इलाज की सुविधाएं पाई जा सकें। सन 2022 तक हर राज्य में एक एम्स खोलने का विचार है। 2022 में यह विचार है, ठीक, 2023 में लागू हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना सभी शाखाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में अध्यापन के पैटर्न विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में की गई थी, ताकि भारत में चिकित्सा शिक्षा के उच्च मानक प्रदर्शित किए जा सके तथा स्वास्थ्य गतिविधि की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं में कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु उच्चतम स्तर की शैक्षिक सुविधाएं एक ही स्थान पर लाने और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में आत्मनिर्भरता पाई जा सके। ये जो है सो खाली आयुर्विज्ञान चिकित्सा से रिलेटेड है, ठीक है, चिकित्सा रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, तो इसके बारे में जानना है। फुल फॉर्म याद रख लेना है, स्थापना वर्ष रख लेना याद, कैसे हुआ इसका स्थापना सो याद रख लेना, किससे संबंधित है सो याद रख लेना है। अब चलते हैं यूनिट 3, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेता में। सबसे पहले महात्मा गांधी हैं, तो पूरा अगर जीवन परिचय देखा जाए इनका तो एक ही वीडियो 5 घंटा का होगा, ठीक है, लेकिन हम शॉर्ट में निकाल रहे हैं और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो बता रहे हैं, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह, व्यापक सविनय अवज्ञा के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। उनकी सब धारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दिलाकर पूरे विश्व में जनता के नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें संसार में साधारण जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राज्यवेद्य जीवराम कालिदास से संबोधित किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा की उपाधि दी थी। तीसरा मत ये है कि गुरु गोविंद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में उन्हें बापू गुजराती भाषा में, ठीक है, तो के नाम से भी स्मरण किया जाता है। एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाला प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। और भी थोड़ा सा है इनके बारे में, तो इसको भी पढ़ते हैं। आप लोग सारा याद रखना, सारा पॉइंट, ठीक है। हम उतना समझाएंगे बढ़िया से तो फिर टाइम भी लगेगा, ठीक है, लेकिन इसलिए स्टूडेंट्स आप लोग को खुद से समझना है। अब आप लोग BA में आ चुके हैं या फिर BSc BCom में आ चुके हैं, ठीक है, तो ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ाई कर रहे हो तो एक बार सुनते ही आपको याद कर लेना है, ठीक है।
आगे देखते हैं। सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना आरंभ किया। 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, श्रमिकों और नगरीय श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में दरिद्रता से मुक्ति दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जाति एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता की अस्पृश्यता के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाए। इन सब में विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही प्रमुख था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए लवण कर के विरोध में, लवण कर मतलब नमक, ठीक है, नमक वाला, 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में विशेष विख्याति प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें कारागृह में भी रहना पड़ा, उनको बहुत बार जेल जाना पड़ा, ठीक है। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिए वकालत भी की। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन बिताया और परंपरागत भारतीय पोशाक, धोती व सूत से बनी शाल पहनी, जिसे वे स्वयं चरखे पर सूत काट कर हाथ से बनाते थे। उन्होंने सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखे। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोहिनी संगम भी उनमें से एक है, ठीक है। तो इनका अस्थि भी यहाँ बहा दिया गया, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया आपका गांधी जी के बारे में जितना था क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ अलग पॉइंट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। और अपने से भी आप लोग जान सकते हैं, और भी बुक्स वगैरह में दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। जवाहरलाल नेहरू नवंबर 14 1879, ठीक है, 1889, मई 27 1964, ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे और उन्होंने 1947 में भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 तक अपने निधन 1964 में इनका निधन होता है, ठीक है। 1964 तक अपने निधन तक भारत का शासन किया। वे आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार माने जाते हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनके मूल की वजह से वे पंडित नेहरू भी बुलाए जाते थे, जबकि भारतीय बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना एक ही बार में, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए कांग्रेस द्वारा नेहरू निर्वाचित हुए। यद्यपि नेतृत्व का प्रश्न बहुत पहले 1941 में ही सुलझ चुका था, जब गांधी जी ने नेहरू को उनके राजनीतिक और वारिस और उत्तराधिकारी के रूप में अभिस्वीकार किया। प्रधानमंत्री के रूप में वे भारत के सपने को साकार करने के लिए चल पड़े। भारत का संविधान 1950 में अधिनियमित हुआ, जिसके बाद उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। मुख्यतः एक बहुवचनी बहुदलीय लोकतंत्र को पोषित करते हुए उन्होंने भारत के एक उपनिवेश से गणराज्य में परिवर्तन होने का पर्यवेक्षण किया। विदेश नीति में भारत को दक्षिण हिस्से में एक क्षेत्रीय नायक के रूप में प्रदर्शित कर निरपेक्ष आंदोलन में एक अग्रणी भूमिका निभाई। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। तो नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चुनावों में प्रभुत्व दिखाते हुए और 1942, 1947, 1962 के लगातार चुनाव जीतते हुए एक सर्वग्रहण पार्टी के रूप में उभरी। उनके अंतिम वर्षों में राजनीतिक संकटों और 1962 के चीनी भारत युद्ध में उनके नेतृत्व की सफलता के बाद भी भारत के लोगों के बीच लोकप्रिय बने रहे। भारत में उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किनका? तो चाचा नेहरू का, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का। तो ये आपको ध्यान रखना इतना चीज़, ठीक है। इसके साथ आप लोग बहुत कुछ ध्यान रख सकते हैं, लेकिन इसको जरूर से रखना है। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानते हैं आप। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 से इनका जन्म होता है, फिर 18 अगस्त 1945 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो,
मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन था। एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किन का है, तो लिख देना है, ठीक है। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं, हम लोग भी तो कहते हैं नेताजी, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं, ठीक है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास किया तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था, ठीक है। ये जो थे ये भी थोड़ा मतलब बढ़िया टाइप के थे, ये उस टाइम के यूपीएससी फाइनल किए थे, ठीक है, क्रैक किए थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ये मतलब पढ़ने में भी थे बढ़िया, और बाकी सारा कुछ में तो बढ़िया थे ही। ये जर्मनी और जापान से सहायता के लिए गए थे, ठीक है। और अंग्रेज लोग जो यहाँ के थे, इंग्लैंड वाले, और इनको मारने के लिए मतलब कि गुप्तचर भेज दिए थे, आदेश दे दिए थे, ठीक है। देखते होंगे आगे क्या होता है। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। ये जो था ये जापान के सेनाओं को अपने में मिलाने का काम करते हैं, ठीक है। जापान वाले बोले थे कि हाँ आपकी मदद करेंगे, ठीक है। इसलिए 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस अस्थायी सरकार को दे दिए। सुभाष उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। तो बहुत सारी जगह गए हैं, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उनका नामकरण किया। और इधर देखिए और क्या क्या है, मांचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इनको, ठीक है। पीडीएफ हम डाल देंगे। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ, ठीक है। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभ कामनाएं मांगी, ठीक है। तो उन्होंने जो है उनसे शुभ कामनाएं मांगी, ये परीक्षा के लिए नहीं, ठीक है, लड़ाई के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए। नेताजी की मृत्यु लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई, वे उसके बाद रूस में नज़रबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक नहीं किए, क्योंकि नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी। नेताजी की मृत्यु नहीं हुआ था, ठीक है, 1944 में, 1945 माना जा रहा है, ठीक है। 16 जनवरी 2014 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया था। आज़ाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूर्ण होने के पर इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर तिरंगा फहराया, नरेंद्र मोदी जी फहराया, ठीक है। 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती है, जिसे भारत सरकार के निर्णय के तहत पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। 8 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में राजपथ, जिसका नामकरण कर्तव्य पथ किया गया, पर नेताजी की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया, ठीक है। तो ये आपका है जवाहरलाल नेहरू जी के मतलब कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो और भी बहुत सारा इनके बारे में है, ठीक है। ये सारा कुछ जान लेना है, लेकिन ये जरूर से याद रखना है। अब झारखंड के कुछ सेनानियों के बारे में जानते हैं, ठीक है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी के बारे में पहले जानेंगे। तिलका मांझी पहाड़िया 11 फरवरी 1750 में इनका जन्म होता है, फिर 13 जनवरी 1750 में इनका मृत्यु होता है, ठीक है। तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया, जिन्होंने राजमहल झारखंड की पहाड़ियों पर ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया, इनमें सबसे लोकप्रिय तिलका मांझी है। ये जो तिलका मांझी थे अंग्रेजों से लड़ाई के लिए मतलब कि उनका विरोध किए, ठीक है। तो तिलका मांझी भी अपने में बहुत ही बढ़िया रही है, सेनानी रही। तो सिद्धू कान्हू के बारे में जानते हैं। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू सगे भाई थे, जिन्होंने 1855 से 1856 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन और भ्रष्ट जमींदारी प्रथा दोनों के विरुद्ध था। मृत्यु इनका कैसे होता है, तो अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों के सामने सिद्धू कान्हू की
तीर कमान वाली सेना टिक नहीं पाई। सिद्धू को अगस्त 1855 में पकड़कर पंचकठिया नामक स्थान पर बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई, जबकि कान्हू को भोगनाडीह में फांसी दी गई। ठीक, दोनों को याद रखना है, ठीक है, कहाँ किसको फांसी दी गई और क्या क्या किए हैं। बिरसा मुंडा के बारे में जानेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में छोटा किसान के एक गरीब परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह था जो छोटा नगर नागपुर पठार झारखंड के निवासी थे। बिरसा जी को 1900 में आदिवासी लोगों को संगठित देखकर ब्रिटिश सरकार ने आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें 2 साल तक दंड दिया गया। जो अंग्रेज लोग थे उसमें घूमते रहते थे कि जो भी इधर उधर मिलेगा सबको जेल में डाल देते हैं। ठीक है, उनका थोड़ा सा दिमाग नहीं था, खाली दूसरे को मतलब परेशान करने के चक्कर में रहते थे, लेकिन अपना भला कर रहे थे। ठीक है, हम लोग वाला सारा ले रहे थे। जनवरी 1900 में डोमरी पहाड़ पर एक और संघर्ष हुआ था जिसमें बहुत सी औरतें व बच्चे मारे गए थे। उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारियां भी हुई। अंत में स्वयं बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर की जमकोपाई जंगल से अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 1900 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा जहर देकर मर गया। ठीक है, तो हाँ, बिरसा जी की अंतिम जो सांसें ली गई थी वो 9 जून को लिया गया था। ठीक है, 1900 ईस्वी को। 1900 को रांची कारागार में ली गया। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। ठीक है, बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहीं उनका स्टेच्यू भी लगा है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी है। 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये आपका बिरसा मुंडा का कंप्लीट हो गया, और कुछ होगा तो आपको पढ़ लेना। ठीक है, अब जानना भगत के बारे में जानते हैं। जात्रा भगत। ठीक है, जतरा भगत उर्फ जतरा उरांव का जन्म सितंबर 1888 में झारखंड के गुमला जिले के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नावाटोली गांव में हुआ था। इनका जगह याद रखना। ठीक है, इनके पिता का नाम कोदल उरांव और माँ का नाम लिबरी था। 1912 से 14 में उन्होंने ब्रिटिश राज और जमींदारों के खिलाफ अहिंसक असहयोग आंदोलन छेड़ा और लगान, सरकारी टैक्स आदि भरने की कुल्ली के रूप में मजदूरी करने से मना कर दिया। यह 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए उलगुलान से प्रेरित औपनिवेशिक और सामंत विरोधी धार्मिक सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है, आदिवासी लेखकों का दावा है कि अहिंसक सत्याग्रह की व्यवहारिक समझ गांधी ने झारखंड में टाना भगत आंदोलन से ही ली थी। ठीक है, 1940 के दशक में टाना भगत बोल रहा है। ठीक है, तो कोई दूसरा होंगे शायद। टाना भगत आंदोलनकारियों का बड़ा हिस्सा गांधी के सत्याग्रह से जुड़कर राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ। आज भी टाना भगत आदिवासियों की दिनचर्या राष्ट्रीय ध्वज के नमन से होती है। ठीक है, तो यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, इनके नाम में, लेकिन इनके बारे में जो कंटेंट दिया हुआ सारा सही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इनके बारे में और भी आप लोग चाहे तो जान सकते हैं, और बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और इस तरह के वीडियो पाते रहना है और हमेशा देखते रहना है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं सारा वीडियो, कौन कौन सा वीडियो है। अगर आप सारा वीडियो देख जाते हैं स्टूडेंट्स तो 100% आपका चांस है कि बढ़िया नंबर लाइएगा। ठीक है, 7.5 से आपको ज़्यादा SGPA वाला लाना है, और ये छोटी बात नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, लाना बहुत बड़ी बात है। 7.5 SGPA बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। तो आप अगर सारा कुछ पढ़ते हैं बढ़िया से तभी आपका ये संभव है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि आप उससे पार कर दीजिएगा। ठीक है, तो यही बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।